और ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में बहुत सी चीजें हमें सीखने को मिलेगी। ये एक ट्रायल बैलेंस उन्होंने दिया हुआ है अंडर द पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम। द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ एमएसटी कंपनी। एक इदारा है एमएसटी कंपनी लिमिटेड, तो उस इदारे के बारे में उसने आपको कहा जी कि एक ट्रायल बैलेंस उसने आपको दिया हुआ है, उसमें उसने आपको कैश, अकाउंट रिसीवेबल, नोट रिसीवेबल, बहुत कुछ उसने आपको इसमें दिया हुआ है। अच्छा, आगे चलते हैं। तो इसी क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज जो है आगे चल रही है, आपको बता रहा है, ये वही एक्सरसाइज आगे चल रही है। फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन आल्सो अवेलेबल। इन्वेंटरीज एज ऑन 30 जून है 3520, मटेरियल्स हैं 2500, ये 30 जून यानी कि ये क्लोजिंग है, मटेरियल भी क्लोजिंग है, वर्क इन प्रोसेस भी क्लोजिंग है, फिनिश गुड्स भी क्लोजिंग। अच्छा, आगे वो कहते हैं देयर वाज अ डेबिट बैलेंस ऑफ 1480 रिप्रेजेंटिंग द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट ऑफ रुपीस 17,480 एंड फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड टू द प्रोडक्शन एट द रेट ऑफ 100% ऑफ द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऑफ 16,000। यानी कि यहाँ पर ये है कि आपकी जो अप्लाइड एफर्ट कॉस्ट है दैट इज 16,000, जबकि एक्चुअल जो है दैट इज 17,480। इसका मतलब है कि देयर इज एन अंडर अप्लाइड एफर्ट कॉस्ट, यानी कि देयर इज अंडर अप्लाइड एफर्ट कॉस्ट। तो the variance was analyzed and it was found to be due to incorrect overhead application rate। वो कहता है ये जो वेरिएंस है हमने एनालाइज किया है तो पता चला है कि ये इनकरेक्ट एलोकेशन हुई है। The variance is to be charged to entire production of the period। उसने आपको कहा ये जो वेरिएंस है इसको आप इंटायर प्रोडक्शन ऑफ द पीरियड के ऊपर चार्ज कर दें। रिक्वायरमेंट देखें क्या है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट बनाएं, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड जून 30th 2018 एंड अ बैलेंस शीट ऑन दैट डेट। इसका मतलब ये है कि ये सारी इंफॉर्मेशन के जरिए से आपने तीन चीजें प्रिपेयर करनी है। आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट भी बनानी है, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है, और आपने जो है अपनी बैलेंस शीट भी बनानी है। तो ये देखें, ये एक क्वेश्चन है हमारे पास, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन। अच्छा जनाब, आए अब हम चलते हैं, मैं आप लोगों को लेके चलूंगा इसकी सॉल्यूशन के ऊपर। तो ये देखें, सॉल्यूशन हमारे पास आ चुका है, 5.5 पर सॉल्यूशन हमारे नजरों के सामने आ चुका है, और ये है जी एमएसटी कंपनी लिमिटेड कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2018। तो जनाब वो कहते हैं जी कि सबसे पहले आपने इसकी क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट बनानी है, तो अब आप इसको देखें कैसे करेंगे। आपके पास एक फॉर्मेशन है, उस फॉर्मेशन के जरिए से आप करेंगे। मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल इन्वेंटरी ओपनिंग एट मटेरियल परचेज्ड, मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज, लेस मटेरियल इन्वेंटरी, डायरेक्ट मटेरियल यूज। तो ये तो वही एक छोटा सा फॉर्मेट है जो कि आप बार बार मुझसे पढ़ रहे हैं, रोजाना पढ़ रहे हैं, हर वीक में पढ़ रहे हैं। तो ये डायरेक्ट मटेरियल आपने कैलकुलेट कर लिया 44,800। उसमें आप क्या करेंगे, डायरेक्ट लेबर ऐड कर देंगे, 16,000 आप इसमें ऐड कर देंगे, और फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड 100% ऑफ 16,000। उसने आपको कहा है कि आपने इसमें जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो 100% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट लेनी है, ठीक है, यानी कि उन्होंने क्वेश्चन में बताया है। अच्छा मैं जरा चेक करता हूँ कहाँ बताया, कहाँ इसने, इसको जरा देखते हैं। हाँ ये लिखा हुआ है, ये देखिए, अगर आप देखें तो लिखा हुआ है ओवरहेड कॉस्ट अप्लाइड टू द प्रोडक्शन एंड 100% ऑफ द डायरेक्ट लेबर। ओके फाइन, ठीक है, पता चल गया जी। मैं आपको जरा, मेरे भी दिन से निकल गया था ये उसने कहाँ बताया, लेकिन वो हमने दोबारा पढ़ा तो वो हमारे सामने आ गया कि जो फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड है दैट इज 100% ऑफ द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर हमारी 16,000। तो आपको मैंने कल भी बताया था कि अगर आपको फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड दिया हो क्वेश्चन में और एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड भी दिया हो तो आप 4 मिनट ब्रेक हो गई।
अच्छा जनाब, ये हम देख रहे हैं जी कि आपने डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है उसमें आपने ऐड की और फैक्ट्री ओवरहेड आपने 100% ऑफ द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आपने ऐड कर लिया है। तो ये बेसिकली टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अच्छा, कल भी मैंने आप लोगों से एक बात की थी कि अगर आप जब अप्लाइड एफओएस कॉस्ट आप जो है ना वो उससे क्वेश्चन करेंगे तो आपके पास जो भी कॉस्ट आएगी वो एट नॉर्मल आएगी। आप देखें यहां पर भी टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एट नॉर्मल आ रही है। अब आप क्या करेंगे, ऐड वर्किंग प्रोसेस इन्वेंट्री ओपनिंग ऐड कर देंगे, क्लोजिंग माइनस कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। लेकिन आपने यहां पर भी लिखना है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एट नॉर्मल। अच्छा, आपने फिनिश गुड्स इन्वेंट्री ऐड कर लेंगे और लेस कर देंगे फिनिश गुड्स इन्वेंट्री क्लोजिंग, और आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट नॉर्मल। ठीक है, ये देखें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट नॉर्मल दैट इज 80,000। अच्छा जनाब, ये तो सारा हो गया, लेकिन अब हमने देखना है कि ये बेसिकली जो है आपने आपको उसने ये कहा कि जनाब जो है ना आपका कुछ इनकरेक्ट एलोकेशन हो गई है, जो आपका वेरिएंस आया एक्चुअल और अप्लाइड में उसमें कुछ इनकरेक्ट एलोकेशन है। मैंने एक थोड़ी सी वर्किंग मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूं कि वो जो आपको बता रहा है मैं आपको वो समझाने लगा हूं। अच्छा, आप देखें ये आप लोगों के सामने मैंने एक वर्किंग अपनी आपसे शेयर करने लगा हूं। ये देखें ये एक वर्किंग है। ओके, ये देखें जी, अब मैं आपको जरा बताने लगा हूं कि एलोकेशन ऑफ अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। इस क्वेश्चन के अंदर ये वर्किंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वर्किंग जो है मैं आप लोगों को इंशाल्लाह व्हाट्सएप भी कर दूंगा, लेकिन आप पहले इस वर्किंग को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लें कि इस वर्किंग में आपने करना क्या है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आप क्या करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5.5 में आपने एलोकेशन ऑफ अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट को समझना है कि ये क्या कैसे आया। एक्चुअल फैक्ट्री एवरेज कॉस्ट है 17,480, अप्लाइड एफर्ट कॉस्ट है 16,000, तो अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट आ गया 1480। यहां तक तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया। अच्छा, अब एलोकेशन ऑफ अंडर अप्लाइड वो कहता है जी ये एंटायर प्रोडक्शन ऑफ द पीरियड को एलोकेट होगी, यानी कि उसके कहने का मकसद ये है कि ये जो एलोकेशन है ये सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को एलोकेट नहीं होगी, रादर इट विल बी एलोकेटेड टू इंटायर प्रोडक्शन ऑफ द पीरियड। अच्छा, इंटायर प्रोडक्शन ऑफ द पीरियड में तीन चीजें होती हैं, आप लोगों ने याद रखना है। इंटायर प्रोडक्शन ऑफ द पीरियड में कितनी चीजें होती हैं? तीन। नंबर 1 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, एंडिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री और एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। यानी कि आपकी जो इंटायर प्रोडक्शन होती है, एक तो वो सारी चीजें होती हैं जो आपने सेल कर चुके थे, वो भी आपकी प्रोडक्शन ऑफ द पीरियड का हिस्सा होंगी। फिर आपकी फिनिश गुड्स इन्वेंट्री भी ऑब्वियसली जो बच गई हैं वो भी आपकी इंटायर प्रोडक्शन का हिस्सा है, और अगर कोई वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री भी आपकी बच गई है तो वो भी इंटायर प्रोडक्शन ऑफ द पीरियड का हिस्सा है। अब वो आपको ये कहता है जनाब कि ये जो 1480 रुपए हैं ये आपने अंडर अप्लाइड एफर्ट्स तो है, लेकिन ये इंटायर प्रोडक्शन पे एलोकेट होगा। ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, तीनों कंपोनेंट्स का आपने एक कैलकुलेट कर लेना है, एक रेशियो कैलकुलेट कर लेनी है। अब आप सबसे पहले ये देखें तीनों कंपोनेंट्स की अमाउंट्स कितनी है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट है 80,000, अभी आपने कैलकुलेट की। एंडिंग फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री की अमाउंट कितनी है 10,000, आपने कैलकुलेट की। एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री की अमाउंट कितनी है 2,500। अच्छा, अब आप क्या करें, अब आप इनको सिंप्लीफाई कर लें, इनको जरा देखें कि ये कोई हमारी कोई कंफर्ट लेवल के ऊपर हमारी एक रेशो बन जाए। अच्छा, आप देखें 2,500 को अगर आप 10,000 पे डिवाइड करें तो कितना आता है 4 1 4। 80,000 पे डिवाइड करें तो आता है 32। ये आप इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लें कि मैं ये आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। बेसिकली मैं आपको अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड की एलोकेशन के बारे में बताना चाह रहा हूं कि ये जो एलोकेशन है ये बेसिकली सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे, जो हमने क्वेश्चन नंबर 5.4 किया था कल, उसमें तो जो ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड आया था
वो हमने सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में एडजस्ट किया था, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास जो अंडर अप्लाइड एफओएच आया है वो ये कहता है कि आप इसको एलोकेट करें ऑन द इंटायर प्रोडक्शन। तो लिहाजा इंटायर प्रोडक्शन में आपको मैंने बताया 3 चीजें शामिल होती हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एंडिंग फिनिश्ड गुड्स और एंडिंग वर्किंग प्रोसेस इन्वेंटरी। अब हमने आपको क्वेश्चन के अंदर एंडिंग वर्किंग प्रोसेस इन्वेंटरी भी दी हुई है, एंडिंग फिनिश्ड गुड्स इन्वेंटरी भी दी हुई है, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो आपने अपनी कैलकुलेशन में 80,000 कैलकुलेट किया है। तो अब आप क्या करेंगे कि 2500 को 10,000 पे डिवाइड करें तो 4 आता है, 80,000 पे डिवाइड करें तो 32 आता है। तो अगर आप इसका एक रेशियो कैलकुलेट कर ले तो आता है 32/37, 4/37, 1/37। ये देखिए 37 कैसे आया, 32 में 4 जमा करें और 4 और 1 5 जमा करें तो आपके पास आ जाता है 37। तो आपका जो न्यूमरेटर होगा वो सब में 37 हो जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर जो होगा वो तीनों में डिफरेंट होगा। अब आप क्या करेंगे कि आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में एलोकेट करेंगे अंडर अप्लाइड एफओएच कॉस्ट। कैसे करेंगे, 1480 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे और 37 पे तकसीम कर देंगे, तो इसका मतलब है 1280 रुपए आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट नॉर्मल में ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट एक्चुअल। ठीक है, फिर फिनिश गुड्स इन्वेंटरी जो है वो जहां पर भी उसकी ट्रीटमेंट है वहां पर उसमें भी आप एडजस्टमेंट करेंगे, 160 रुपए की वो ऐड कर देंगे, और वर्किंग प्रोसेस इन्वेंटरी में भी आप एडजस्टमेंट करेंगे, 40 रुपए की आप उसमें 40 रुपए ऐड कर देंगे। तो ये आप इस पॉइंट को अच्छी तरह समझ लें जो मैंने आप लोगों के साथ अभी शेयर किया है कि आपने अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट की आपने एलोकेशन कैसे करनी है। एनी क्वेश्चन जी, यहां तक ये जो मैंने आपको चीज समझाई है, आपका कोई सवाल आपका, कि ये मैंने आप लोगों के साथ जो शेयर किया है, आप लोगों का कोई सवाल? फरहत ने हमें कहा सर के काइंडली मुझे कुछ पूछना है। जी फरहत बेटे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये रेशो दोबारा समझा जाए, जो आपने 32, 4 and 1 ली है, ये आपने 2500 कहाँ से 2500 कहाँ से लिया? जी सर। ठीक है, और ये 10,000 कहाँ से लिया, ये पूछना चाह रही हैं? नहीं, मैं ये कह रही हूँ ये आपने रेशियोज कैसे निकाली है 32, 4 and 1? अच्छा देखें, ये एंडिंग वर्किंग प्रोसेस इन्वेंटरी तो उन्होंने आपको क्वेश्चन के अंदर दी हुई है ना। जी सर, ये तो पता चल गया। और 80,000 कहाँ से आया ये मुझे बता दें आप। सर ये तो हमने खुद कैलकुलेट किया ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, वो वहां तक ओके। ये आपने नीचे 32, 4 and 1 जो रेशियो ली है ये किस लिहाज से ली है? ये मेरी बात सुनिए, आपने 1480 रुपए एलोकेट करने हैं इन तीनों हेड्स के ऊपर। अब देखिए आपको रेशियो, आप देखिए ना, मेरी बात सुनिए, आपने एक रेशियो तीनों की कैलकुलेट कर लेनी है कि अच्छा मेरी बात सुनिए, आप क्या करें, आप इससे भी रेशियो बना सकती हैं। आप 80,000 में 10,000 जमा करें, कितना बनता है 90,000, उसमें 2,500 जमा करें तो आपके पास आ जाएगा 92,500। कितना आ जाएगा मुझे बताएं पहले? 92,500। जी सर। आप क्या करेंगी, आप 80,000 को 92,500 से डिवाइड कर देंगे, 80,000 डिवाइडेड बाय 92,500, एंडिंग वर्किंग प्रोसेस आ जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाय 92,500, 2,000 डिवाइडेड बाय 92,500। ठीक है, वो एक लंबी रकम को आप अवॉइड करने के लिए आप क्या करती हैं कि आप इसको सिंप्लीफाई कर लेती हैं कि मिनिमम लेवल के ऊपर हमारी कोई रेशो बन जाए। जी सर, ठीक है सर, क्लियर हो गया। मेरी बात आप फॉलो करें? जी सर, जी सर। तो आपने इसको ना आपने 2005 को आपने 10,000 और 80,000 में डिवाइड किया तो आपकी सिंप्लीफाई होगी आपकी रेशो। तो फिर आपने तीनों को जमा कर लेना है, 32 जमा 4 36 और जमा 1 37। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 32/37 जो शेयर होगा, 32/37 जो शेयर होगा, जिस तरह वो पार्टनरशिप में आपने अगर किए हो तो पार्टनरशिप में पार्टनर्स का शेयर बनता था। जी सर। 2/3, 1/3। जी सर। तो ये आप जस्ट एक समझ लें कि आपने 1480 को आपने डिवाइड करना है अमंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लेकिन देखें ना, जिसका ज्यादा हिस्सा होगा उसकी शेयरिंग भी ज्यादा होगी। जी सर।
क्लियर हो गया बेटे? जी सर ठीक है, ओके थैंक यू। अच्छा जी, ये जो है हमें जीआर ने क्वेश्चन किया। एनी अदर क्वेश्चन आप लोगों ने मुझसे कोई और सवाल करना हो तो अब हम इसकी आते हैं ट्रीटमेंट के ऊपर। ये मैंने आपको कैलकुलेशन समझा दी, ये मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ शेयर भी कर लूंगा। अच्छा देखिए, अब आप क्या करेंगे, अब आप वापस आ जाएं, अब आप जरा वापस आ जाएं। ये देखें, ये मैं वापस आ गया आपकी सॉल्यूशंस के ऊपर। अब आपने लिखा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एट नॉर्मल 80,000। अब 1280 कहां से आया, ये मैंने आपको अभी कैलकुलेट करके बताया है कहां से आया। ये 32/37 मल्टीप्लाइड बाय जो है ना वो आपका 1480, तो ये आपके पास आ गया था 1280। अब आप क्या करेंगे, ऐड अंडर रिप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड 1280 और आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एट एक्चुअल 81,280। तो ये तो जनाब आप लोगों को ये जो सपोर्टिंग कैलकुलेशन आपको फर्दर स्क्रीन पे नजर आ रही है, इसको आप छोड़ दें, इसको मत देखें। जो मैंने भी आप लोगों को खुद जो सपोर्टिंग कैलकुलेशन समझाई है, आप उसके मुताबिक उसको हल कर लें। अगर किसी को ये आसान लगती है तो वो यहां से समझ ले, अदरवाइज जो मैंने आपको समझाई है आप उससे कर लें। अच्छा जी, इसके बाद आगे आपके पास एमएसटी कंपनी की इनकम स्टेटमेंट, यानी कि अभी मैंने आप लोगों के साथ जो शेयरिंग की, वो शेयरिंग जो थी वो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट के हवाले से थी। अब मैं आपसे बात करूंगा इनकम स्टेटमेंट के हवाले से। इनकम स्टेटमेंट में आप क्या करेंगे, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर देंगे। तो जनाब अब आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 80,000 नहीं है, बल्कि अब आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो दैट इज 81,280। आप क्या करेंगे, सेल 1 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 81,280 लेस, और अच्छा आपके पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट 18,720 लेस कर दिया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1200 और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट 1020। आपके पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट 16,500। यहां तक इनकम स्टेटमेंट में उसामा जो है वो हमारे फोकस में आ रहा है और वो कहता है कि सर अभी ठहर जाएं, अभी आप मुझे कुछ पूछना है, मैंने आपसे पूछ लेते नहीं उसामा। अच्छा जी, अब हम लेकिन अब सबसे मजेदार चीज जो है ना आ रही है, वो कहता है जनाब आप बैलेंस शीट भी बनाए, आप अकाउंटिंग के स्टूडेंट हैं, आपने दिलीप साहब से पहले सेमेस्टर में बैलेंस शीट भी बनानी सीखी है, तो आप लोग बैलेंस शीट भी बना लें। तो जिसमें कौन सा मुश्किल बात है यार, हम बैलेंस शीट बनाने, बैलेंस शीट में कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस है। आए जी बैलेंस शीट की तरफ, कैपिटल स्टॉक है, देखिए दो इसकी आप इसकी साइड्स बना लें। ये आप बैलेंस शीट जो है अगर आपसे बनाने के लिए कहा जाए तो आप इस फॉर्मेट के ऊपर बना लें। ये अकाउंट फॉर्म होता है या आप रिपोर्ट फॉर्म, दोनों सूरतों में आप बैलेंस शीट बना सकते हैं। देखिए जी, कैपिटल और लायबिलिटीज की तरफ आ रहा हूं। कैपिटल स्टॉक है 1 लाख, रिटेन्ड अर्निंग्स आपके पास हैं जो कि एग्जाम आपके क्वेश्चन में दी हुई है, दैट इज 47,050 और इसमें नेट प्रॉफिट ऐड कर दें। इस दफा जो आपने 16,500 कमाया है, देखिए आपको मैंने जब आप सेमेस्टर 1 में जब मैंने आपको इनका वो जो मैं आपको इनकम स्टेटमेंट पढ़ाई थी और उसके बाद जब आपको स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग पढ़ाई थी, तो उसमें आपको याद है कि हम क्या करते थे कि रिटेन अर्निंग में हम नेट प्रॉफिट ऐड कर देते थे। तो क्योंकि ये यहाँ पर रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट तो नहीं बन रही, लेकिन बैलेंस शीट में आप रिटेन अर्निंग में 16,500 ऐड कर देंगे। नोट्स पेबल आपकी लायबिलिटी है 3,200, काउंट्स पेबल इज योर लायबिलिटी 12,350, टैक्स पेबल इज योर लायबिलिटी 2,000, रेंट पेबल इज योर लायबिलिटी 1020। तो जनाब कैपिटल और लायबिलिटीज जो है ये तो आपका बन गया। अब आ जाए एसेट्स की तरफ। कैश है आपका 28,200, अकाउंट रिसीवेबल आपका 41,000, नोट रिसीवेबल है 23,000। इन्वेंट्रीज में देखें तो आपके पास जो मटेरियल है दैट इज 3,520, लेकिन अभी मुझे आगे जाने से रोक दिया गया है और मुझे कहा गया जनाब आप पहले, वालेकुम सलाम, ये हमें रोल नंबर 55 जो है ना ये हमें इसने रोक दिया। क्या कहते हैं रोल नंबर 55? ये रिटेन्ड अर्निंग्स में नेट प्रॉफिट ऐड होगा और अगर यहाँ पे अगर नेट प्रॉफिट नहीं है, अगर नेट लॉस होता तो वो माइनस करेंगे। अदरवाइज बिल्कुल, देखें अगर इसके अदरवाइज होता तो हम उसको लेस कर देते। ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है ना कि अगर आपका नेट लॉस होता तो डेफिनेटली वो यहाँ से माइनस हो जाता। बिल्कुल आपने सही कहा, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपने सवाल भी खुद किया और जवाब भी खुद दे दिया। वाह जी वाह, जिंदाबाद। मैं सर बस कंफर्म करना चाहता हूँ। जज़ाकल्लाह, जज़ाक। अच्छा जी, ये हमारे एक साथ थे और इन्होंने बड़ा अच्छा सवाल भी किया
और ये तो देखिए आप माशाल्लाह अकाउंटिंग के स्टूडेंट हैं, तो थोड़ा बहुत आइडिया आपको वैसे भी हो जाना चाहिए कि अगर नेट लॉस है तो वो माइनस हो जाना था। अच्छा जी देखिए, अच्छा ये समटाइम एक मैं आपको और चीज बता दूं यहाँ पर चलते चलते कि मिसाल के तौर पे आपकी रिटेन अर्निंग्स है 47,050। अगर इस साल आपका नेट लॉस, अगर आपका नेट लॉस 52,000 आ जाता तो क्या करते? तो मैं फैसल से पूछूंगा, जो हमारा सीआर फैसल, अगर हम फैसल अपना हैंड रेज कर दें, मैं आप लोगों से, मैं आपसे पूछ रहा हूं। जी सर। फैसल यार, एक आपके क्लास फेलो ने भी सवाल किया था कि नेट लॉस अगर होता तो क्या करते, तो वो तो खैर जवाब भी उसने खुद दे दिया। अब मेरा आपसे एक सवाल है, ठीक है? यू आर द लीडर ऑफ द हाउस, ठीक है? So being the leader of the house, I am asking you that if there is a net loss amounting to rupees 52,000, तो क्या करते आप? उसका ट्रीटमेंट सर? हाँ, ये बैलेंस शीट में उसका क्या ट्रीटमेंट होना था? रिटेन्ड अर्निंग तो आपकी 47,050 है, लेकिन अगर आपका नेट लॉस 52,000 आ जाता तब क्या करते आप? सर उसका बैलेंस शीट में जाके इक्विटी में शो करते हैं उसको, नेट लॉस को। नेट लॉस में इक्विटी को शो करते हैं। भाई रिटेन्ड अर्निंग है ना 47,050। मैं अब आप सुन ले गौर से, अगर आपका नेट लॉस आता, आपकी रिटेन्ड अर्निंग से ज्यादा नेट लॉस आ जाता, और मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में ऐसा होता है, स्पेशली जो आपकी टेक्सटाइल सेक्टर है उसमें बहुत सी कंपनीज में आपकी रिटेन्ड अर्निंग नेगेटिव फिगर शो कर रही होती है, ठीक है? आप क्या करते? आप 50,000 में से 47,050 कर देते माइनस 47,050 कर देते माइनस, तो 4,950 रुपए नेगेटिव रिटेन अर्निंग शो हो जानी थी आपके कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड पे। जी ठीक हो गया, ठीक है ना? तो लिहाजा ये आपको जस्ट मैंने आपको चलते मैंने आप लोगों को एक चीज शेयर कर दी कि आप जरूरी नहीं होता, इट इज नॉट ऑल द टाइम नेसेसरी कि आपकी रिटेन अर्निंग पॉजिटिव में हो, बल्कि समटाइम ऐसा भी हो सकता है कि आपकी रिटेन अर्निंग जो है वो नेगेटिव हो जाती है अगर आपके लॉसेस बढ़ जाएं। नेट लॉस के बारे में मैंने ये बताया कि अगर आपका जो नेट लॉस है, अगर आपकी रिटेन अर्निंग से ज्यादा हो जाए तो आपकी रिटेन अर्निंग का नेगेटिव बैलेंस आ जाता है, और वो नेगेटिव बैलेंस आपकी बैलेंस शीट में शो होगा। ये मैंने आपको बताया था कि अगर आपका नेट लॉस जो है आपकी रिटेन अर्निंग से ज्यादा आ जाए, और मैंने आपको एक मिसाल भी दी कि टेक्सटाइल सेक्टर में भी अगर आप कुछ कंपनीज में देखें तो उनकी रिटेन अर्निंग जो है वो नेगेटिव बैलेंस शो कर रही है। अच्छा जनाब, जो है बल्कि अभी अगर आपको मैं ताजा मिसाल देता हूं, आपकी जो हेस्कोल इंडस्ट्रीज हैं, अगर आपको बच्चा देखना चाहे, इसको प्रैक्टिकल देखना चाहे, तो वो हेस्कोल इंडस्ट्रीज की एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड कर ले, लेटेस्ट 2019 की 20 की 19 की। तो हेस्कोल जो पेट्रोलियम है, हेस्कोल पेट्रोलियम, आप उसकी एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करें 2019 की, उसमें आप देखें तो उनका जो रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस है वो नेगेटिव है। तो ये मैंने आपको बिल्कुल एक लेटेस्ट मिसाल दे दी आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी की। रुमान जो है वो हमसे, हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, मैंने ये पूछना था, अगर रिटेन अर्निंग का नेगेटिव में हम लिखेंगे तो बैलेंस शीट के टोटल पे क्या इफेक्ट आएगा? यार मेरी बात सुनो, अगर वो नेगेटिव है तो वो टोटल में से माइनस हो जाएगा ना। देखे ना, मिसाल के तौर पर देखे ना, अगर आप नेगेटिव लिख रहे हैं तो वो आप जब टोटल करेंगे, आप बैलेंस शीट की वो साइड टोटल करेंगे तो वो अमाउंट उसमें से माइनस हो जाएगी। लेकिन दोनों साइडें बराबर होनी चाहिए। योर कैपिटल एंड लायबिलिटीज मस्ट बी इन एग्रीमेंट विद द एसेट साइड। जी सर। ठीक है। रुमान तुम्हारे बड़ा यूनिक नाम लगता है मुझे, रुमान। तो इसका मतलब क्या है? व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ रुमान? तो ये इसका मतलब है वो मोहब्बत करने वाला। अच्छा चलो, अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब करे यार। वैसे तो ज्यादातर नाकामी होती है,
लेकिन अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब करे। अच्छा जी, तो कैश एसेट साइड के ऊपर देखें तो आपके पास है 28,200 कैश है, अकाउंट रिसीवेबल है 41,000, नोट रिसीवेबल है 23,000, इन्वेंट्रीज आप देखें तो मटेरियल इन्वेंट्री है 3,520, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री है 2,500। लेकिन 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 यहां पर अब आपने क्या करना, अब आपने वो जो कैलकुलेशंस थी क्यों जिसमें आपने वर्किंग प्रोसेस इन्वेंट्री में आपने कहा था कि 40 रुपए ऐड होने हैं अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट की एडजस्टमेंट, तो वो वर्किंग प्रोसेस में भी होनी है 40 रुपए। तो ये 40 रुपए की कैलकुलेशन अभी मैंने आपको अभी समझाई है। फिर आप फिनिश गुड्स इन्वेंट्री 10,000, लेकिन 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 यहां पर भी आपने 160 रुपए की एडजस्टमेंट करनी है क्योंकि वो एलोकेशन हुई है आपकी फैक्ट्री ओवरहेड, अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड की एलोकेशन हुई है। और आपको पता है कि ये 3 जगह पर हुई थी, एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में और एक जो है वो वर्क इन प्रोसेस में और एक फिनिश गुड्स में। प्रीपेड इंश्योरेंस आपका 200 है, मशीनरी एंड इक्विपमेंट 93,500, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20,000, 73,500। तो ये जनाब आज आपका क्वेश्चन है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लिया होगा।